तो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट की यूनिट 4 के ऊपर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013, ये कंपनी के बारे में क्या होता है, यानी कि कंपनियाँ कितने तरीके की होती हैं, कंपनी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो फिलहाल देखते हैं कि करके जो भी यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है डेट इज़ कंपनी। कंपनी क्या होती है, जिसको आप कंपनी से क्या समझते हो। जैसे अभी हम बात करते हैं ना, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, तो कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। तो कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों, जो भी सेपरेट हो उसके मालिक से। ठीक है, यानी कि जैसे अब मान लो कि सेपरेट क्या क्या मतलब हो गया। जैसे अगर मान लो कि मैं कोई भी एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई कंपनी बनाई, मैंने अपना कोई बिजनेस खोला, उसमें कोई एक तरीके की कंपनी बनाई, वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आकर के। ठीक है, तो अब मैं और मेरी कंपनी जो है वो दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, वो एक तरीके का आर्टिफिशियल आदमी है, जो मेरी कंपनी है वो एक तरीके का क्या है, एक आर्टिफिशियल आदमी है जो कि मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंपनी के अंदर जो भी मैंने एक आर्टिफिशियल को यानी कि कंपनी के तौर पर मैंने जो एक आर्टिफिशियल आदमी को क्रिएट किया है वो एक मुझे ही रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मेरी डेथ हो जाती है या फिर अगर मैं नहीं भी रहता हूं, ठीक है, तो भी वो कंपनी चलेगी। ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, वहां के जो भी वर्कर्स हैं वो सभी लोग भाग जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट यहाँ पर जो कंपनी है और कंपनी का जो मालिक है वो दोनों अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये मतलब बताया गया है। अभी देखो इसमें जो इसका डिफिनेशन है वो क्या है कि अ कंपनी इज फॉर्म्ड ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय पीपल। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके अंदर काम करते हैं एंड अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, और जो उसका फाइनेंशियल इसका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, टू अर्न द प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे बिजनेस का क्या मेन मकसद होता है, अर्न प्रॉफिट को अर्न करना। इसी तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को देखना। ठीक है, इट्स लीगली सेपरेट फ्रॉम द इट्स ओनर। ये लाइन जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी होती है वो आपके ओनर से क्या होती है, सेपरेट होती है। ठीक है, आप कंपनी और ओनर को एक नहीं समझ सकते। ठीक है, देन इट कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, ओन द थिंग्स एंड कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्रोफेसर हैंडली ने इसको डिफाइन किया कि जो कंपनी है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको नियम के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है, वही उसी को आप क्या बोलते हो, कंपनी बोलते हो, जो आपको ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि सेपरेट द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं कि जो ओनर होता है और जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, मान लो कि हम कंपनी के मालिक हैं, हमने उसके ऊपर शेयर्स लगाए हैं, हमने उसको एक तरीके से हमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, कंपनी को हमने कि बनाया है, उसको सही तरीके से उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे अलग अलग सामान, चीज़ें, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, हमने उसको क्या किया, एक एक चीज़ों को हमने खरीदा है, जोड़ा है। ठीक है, तब जाकर के वो कंपनी क्रिएट हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैनेजमेंट हो वो भी मैं ही करूँ। ठीक है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टर को रखेंगे और एक तरीके से हम अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूटिव्स को रखेंगे, HR डिपार्टमेंट रखेंगे, जो कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा उस कंपनी का। ठीक है, खरीदा हमने, मान लो कि कंपनी को हमने बनाया है, बट उसका जो भी मैनेजमेंट होगा वो जरूरी नहीं कि हम ही करें, वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज की कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आपको हायरार्की देखने को मिलती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इस तरीके का मैनेजमेंट देखने को मिलता है। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज why it is not working this, wait। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कंपनी प्रोवाइड्स जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल्स टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी होती है वो दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उनकी कंपनी में आएँ और काम करें, और अपने भी जो भी उनका बैलेंस कर सके, अपने भी लाइफ को बैलेंस कर सकें। देन इसके बाद में लीगल एंटिटी, इसमें जो भी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जो कंपनी होती है वो थोड़ा सा एक अलग होती है उसके ओनर से। और साथ ही साथ में
जो यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो भी अप्लाई होते हैं। देन काइंड्स ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो आपको वहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह में आपको बहुत सारे काइंड्स और बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेगा कंपनी के, बट मैं यहाँ पर आपको 3 टाइप बताऊँगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप मैं आपको बताऊँगा, यही 3 जो टाइप हैं वो बहुत ही मेजर हैं, और उसमें से भी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट 2 बहुत ही मेजर टाइप हैं, आप इनको ही अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, और इसी को ही खो जा करके, तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीके की कंपनियां हो सकती हैं, बट मेजर टाइप्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक कंपनियां क्या होती हैं? पब्लिक कंपनियां वो होती हैं जो कि अपना जिनका शेयर्स आ सकता है, जैसे कि शेयर्स को हम लोग खरीद सकते हैं, जो मार्केट शेयर्स के अंदर आते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, यहाँ पर हम प्राइवेट लिमिटेड है, इसको आप लिमिटेड, यहाँ पर जो हमारे 2 कंपनियों को यहाँ पर आप येलो कलर से आप देख पा रहे हो, ये जो प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या है? आपकी प्राइवेट कंपनी है, बट यहाँ पर जो लिमिटेड है वो क्या है? पब्लिक, यानी कि पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पब्लिक, हम पूरे पब्लिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जब भी किसी भी कंपनी के आगे आप केवल लिमिटेड देखते हो, ठीक है, लिमिटेड देखते हो, तो आप वहाँ पर से समझ जाओ कि इसके जो भी शेयर्स हैं वो मार्केट में हैं। ठीक है, इसके जो भी शेयर्स हैं आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, भले ही आप उसमें कोई भी आप उसमें रोल प्ले कर रहे हो ना कर रहे हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट आप उसके शेयर्स खुद भी खरीद सकते हो। उसके जो भी शेयर्स है मार्केट में होंगे। ठीक है, और उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 7, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इसमें मिनिमम 7 लोगों का होना अनिवार्य होता है। मतलब मेंबर्स कौन से? जो भी लोग इसके ऊपर स्पेंड करते हैं, जो भी लोग इसमें अपने आप को खर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 लोगों का होना अनिवार्य होता है, और किसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, भी लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, कितने भी लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है, देन डायरेक्टर्स की बात करें तो जो भी पब्लिक कंपनियां होती हैं उसमें 3 डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं मेनली, और इसके जो भी शेयर्स होते हैं कैन बी ट्रांसफर, इसके जो भी शेयर्स होते हैं वो आपको मार्केट में भी देखने को मिलेंगे, आप भी इसको नॉर्मली खरीद सकते हो। जैसे अमेजोन की बात करें, अमेजोन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग, आप जो भी मारुति सुजुकी देख लो, ठीक है, टाटा मोटर्स देख लो, इन सभी के आप क्या कर सकते हो? शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, और देन इसके अलावा यहाँ पर देखो कि क्या है कि मिनिमम कैपिटल जो हो सकती है उसकी 5 लाख रुपए से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर हम दोस्तों वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की बात करें, जिसके आगे, जिन कंपनियों के आगे आप इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड दिखा हुआ देखते हो, तो आप उसको समझ जाना कि उसकी आप शेयर्स को खरीद नहीं सकते। ठीक है, वो भी कंपनियां प्राइवेट होती हैं, और लिमिटेड कंपनियां, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनियां क्या हो सकती हैं? एक प्राइवेट कंपनियां ही होंगी। ठीक है, दोनों ही प्राइवेट कंपनियां होंगी, बट इसकी आप शेयर्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसके शेयर्स जो भी होंगे वो केवल कंपनी के अंदर के जो भी उसके लोग होंगे वही खरीद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कितने लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं कि मिनिमम 2 लोग होंगे। ठीक है, 2 लोग क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है, अगर 1 लोग होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो 1 पर्सन कंपनी होगी। ठीक है, बट अगर 2 लोग होंगे तो वो क्या होगी? आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 200 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर 200 लोग से भी ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो आपकी लिमिटेड कंपनी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्टर्स 2 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब डायरेक्टर्स 2 होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड कंपनी के अंदर जो भी मिनिमम डायरेक्टर्स हैं वो 3 होते हैं। फिर इसके अगर हम शेयर्स की बात करें, इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसके जो भी शेयर्स हैं वो केवल अंदर के लोग ही खरीद सकते हैं, जो लोग बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के आप कोई भी शेयर्स नहीं ले सकते। देन यहाँ पर देखो क्या है कि मिनिमम कैपिटल जो है उसकी 1 लाख रुपए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंपनी क्या होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में। तो 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कि केवल एक ही व्यक्ति ओन करता है। ठीक है, तो इसका जैसे कि अगर बहुत ही छोटा एग्जांपल मान लो कि यानी कि फ्रीलांसर का आप छोटा कोई भी आप मान लो कि आप एक छोटी सी अपनी कंपनी रन करते हो जिसके केवल आप ही मालिक हो, और 2, 4, 10 वर्कर्स को अपने अंडर में रखे हुए, उसका कोई नाम आपने कुछ भी रख दिया, छोटा सा आपने नाम रख दिया, तो वही क्या हो गया? 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, उसमें किसी का भी कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं होती है। तो यही चीज़ है मेनली, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं इन सभी को ध्यान रखना। ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सको तो ले लो। ठीक है, और देन इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ बताई यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ कंपनी में ये सारी चीज़ें आपको मैंशन करनी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बताओ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी
कंपनी के बीच में, और या फिर आपसे पूछ सकता है कि काइंड्स ऑफ कंपनी बताओ, तो भी सारी चीज़ों को, इन्हीं सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि जब भी आप कोई कंपनी को आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो उसके मेनली स्टेज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारे आपके यहाँ पर 4 स्टेजेस बताए गए हैं। यहाँ पर क्या है मतलब, तो जब भी आप कंपनी को फॉर्मेशन उसका करते हो, जब भी आप कंपनी को बनाते हो, तो उसके मेनली आपके 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इन स्टेजेस के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बट मैं आपको ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस तरीके से आप इसके केवल 4 स्टेजेस को ध्यान रखो कि आइडिया एंड प्रमोशन। जब भी आपको कंपनी फॉर्मेशन करना होता है, तो आपके दिमाग में पहले आइडिया आता है, देन आप उसका क्या करते हो, प्रमोट करते हो, ठीक है। तो आइडिया में क्या होता है कि थिंक ऑफ अ बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट लाइक अ बेकरी। आपने क्या, आपके दिमाग में आया कि आपको एक बेकरी स्टार्ट करनी है, देन आप उसको क्या करोगे, प्रमोशन करोगे। जैसे कि आपने क्या किया, टेल फ्रेंड्स अबाउट योर बेकरी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को अपनी बेकरी के बारे में बताओगे, आइडिया, एंड शो देम सैंपल कपकेक्स यू हैव मेड, ठीक है। उन लोगों को अपने जो भी सैंपल्स है, इस तरीके से आप उनको दिखाओगे, बांटोगे। देन इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या होता है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, यानी कि डिसाइड टू मेक योर बेकरी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी कि इसमें इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो। तो रजिस्टर योर बेकरी नेम, उसको नेम, उस एक तरीके का नेम प्रोवाइड करते हो। तो नेम यानी कि यहाँ पर इंसान का नाम नहीं रख रहे हो, अपने जो भी आपने कंपनी है उसका आप नाम प्रोवाइड करते हो। देन राइजिंग कैपिटल का मतलब कि फंडिंग करते हो। ये चाहे आप अपने फैमिली से लो या फिर अपने बैंक वगैरह से लो, जिससे कि आप वहाँ की कैपिटल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को बनाने में, वो सारी चीज़ें आती हैं। देन इसके बाद में कॉमेंसमेंट, यानी कि आप कंपनी का प्रारंभ करते हो। कॉमेंसमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉमेंसमेंट यानी कि बिजनेस का प्रारंभ करना, सेटअप। जब आप सारी चीज़ों को सेटअप कर लेते हो, सेटअप योर बेकरी इन अ रेंटेड किचन स्पेस। देन स्टार्ट का क्या मतलब हो कि उसको स्टार्ट कर देना। बेक एंड सेल, जो भी कप केक्स हैं उनको स्टार्ट कर दो, सेल करना स्टार्ट कर दो कस्टमर्स को अपने। तो यही होता है दोस्तों मेनली आपका स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि जब भी आप कंपनी को स्टार्ट करते हो तो इसकी मेनली आपके यहाँ पर 4 स्टेजेस होते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका क्या मतलब होता है, इसको आप शॉर्ट में MOA भी बोल सकते हो। तो ये बेसिकली जो होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि यहाँ पर आप जो आपकी कंपनी है उस कंपनी के बारे में आप बता रहे हो लोगों को, यानी कि इट्स लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि एक तरीके का क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। दैट एक्सप्लेन्स द व्हाट अ कंपनी इज अलाउड टू डू, यानी कि कंपनी के अंदर आप क्या करते हो, और कंपनी का मेन गोल क्या है, इन सभी चीज़ों को आप एक उस डॉक्यूमेंट के अंदर सभी चीज़ों को मेंशन करके बताते हो। सो इट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट करती हैं, एंड आप वहाँ पर क्या करते हो, व्हाट इट विल डू, वो कंपनी करती क्या है, ठीक है, एंड हाउ मच मनी पीपल हैव टू पुट इनटू, और कितने लोगों ने कहाँ से आपने फंडिंग करी, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है उस कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों को आप, इन सारी डिटेल्स को मैंशन करते हो। सो MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट्स लाइक अ रोड मैप फॉर द कंपनी। ये एक तरीके का रोड मैप होता है कंपनी का, शोइंग what it can and cannot do, यानी कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो कि इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स वांट टू स्टार्ट अ कंपनी दैट मेक्स एंड सेल बाईसाइकिल्स, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, आप अपने दोस्तों के साथ में बाईसाइकिल्स को सेल करना चाहते हो। तो यू राइट इट डाउन इन MOA, ठीक है। आप जब भी इसका MOA बनाओगे तो क्या क्या लिखोगे कि उसका नाम लिखोगे, ऑफिशियल जो भी नाम होगा अपनी दुकान का, अपनी कंपनी का जो भी आपका नाम होगा वो लिखोगे कि बाइक मेकर्स लिमिटेड, इस तरीके से आप अपना कंपनी का नाम दोगे। जो भी एड्रेस है उसका वो देखो कि मेन ऑफिस इसका कहाँ है। देन इसके बाद में कि यहाँ पर ये भी चीज़ बताओगे कि सेल, यानी कि जो भी बाइक्स हैं, जो भी बाईसाइकिल्स हैं, उसमें किस किस तरीके की बाईसाइकिल्स हैं अवेलेबल हैं, और हाउ मच मनी ईच ऑफ यू हैज़ पुट इनटू द कंपनी, और उस कंपनी के अंदर किस पर्सन ने कितने कितने पैसे लगाए हुए हैं, आपने अपने फ्रेंड्स ने कितने कितने परसेंट की हिस्सेदारी, इन सभी चीज़ों को आप मेंशन करते हो, ठीक है। तो द MOA जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इट हेल्प्स द एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनी इट मीन टू डू, यानी कि वो कंपनी क्या है, वो करती क्या है, और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो उसका मेन गोल है वो क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस
ये होता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी यानी कि हमारे बीच में एक तरीके की हम लोगों के साथ में जिसको भी हम अपना सामान बेचते हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, हम लोगों के बारे में अपने कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि लोगों के बारे में। अब मान लो कि आपका कहीं से जॉब ऑफर लेटर आए, ठीक है, आपके लिए जॉब का कहीं ऑफर लेटर आए, तो आप उस कंपनी में जॉब करना पसंद करो कि जहाँ पर जिसकी कंपनी का कोई XYZ नहीं जानता है, गूगल में उसका कुछ आप सर्च करो तो मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं करोगे ना। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है कि उसकी कंपनी के बारे में डिटेल्स तो देखो, कंपनी करती क्या है, उसका मेन गोल क्या है, कितने कितने % की हिस्सेदारी है, कितने लोगों ने उसमें लगाया हुआ है अपना पैसा, ठीक है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर कोई भी लिमिटेड कंपनी हो, अगर उसमें कोई शेयर अपना लगाना चाहता है तो उसका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो भी अपना पैसा लगा सकते हैं। देन कॉर्पोरेट इन आइडेंटिटी, इसमें कॉर्पोरेट की जो भी होती है एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगर वो गूगल वगैरह में दिखाई पड़ता है तो इट मीन्स कि जो भी कंपनी है वो एक जेन्युइन कंपनी है, वो कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर वो गूगल वगैरह में दिखाई नहीं पड़ती है तो वहाँ पर आप क्या मान सकते हो कि अच्छा जॉब ऑफर आया है, ऑफर लेटर आया है, तो यानी कि वो फेक जॉब भी हो सकती है। देन इसी तरीके से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, उसमें जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो भी होते हैं वो आपके क्या कर सकते हैं, जैसे आप रेटिंग एंड रिव्यू वगैरह देखते हो किस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, ये सभी चीज़ें। कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि एक्ट एज अ रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, ओरिजिनल इंटेंशंस, उसका इंटेंशन क्या है और वो क्या क्या उसने पास्ट में किया है, ठीक है। तो ये मेनली इसके इंपॉर्टेंस होते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, इसको आप शॉर्ट में AOA भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये मेनली आपका जो होता है एक तरीके की आपकी इंटरनल रूल बुक होती है, यानी कि कंपनी के अंदर कौन कौन सी हायरार्की, किस किस तरीके से हायरार्की चलती है, कौन पर्सन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर हमको कोई भी, जैसे मान लो कि हम किसी कंपनी में काम करते हो तो हमको ये चीज़ पता होती है नहीं कि अगर हमको कहीं छुट्टी पास करवानी है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसके पास में जाएंगे, कौन से मैनेजर के पास में जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के मैनेजर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। मान लो कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो हम क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड के पास थोड़ी नहीं जाएंगे, उसके मैनेजर के पास में थोड़ी नहीं जाएंगे, बताएंगे जाकर कि हमको छुट्टी चाहिए। इस तरीके एक तरीके का रोड मैप यहाँ पर, यह क्या होता है, एक तरीके की रूल बुक होती है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, यानी कि सभी चीज़ें लिखी होती है। कंपनी हाउ द कंपनी विल रन, किस तरीके से काम करेगी, इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है, इंजीनियर कौन है, सीनियर इंजीनियर कौन है, उसके एम्प्लॉयज़ कौन है, असिस्टेंट इंजीनियर कौन है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। एंड हाउ थिंग विल वर्क इनसाइड द कंपनी, यानी कि किस किस तरीके से हाउ थिंग्स विल वर्क इनसाइड द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर किस किस तरीके से काम होगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाएगा। तो AOA जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कवर थिंग्स लाइक कि हु कैन मेक डिसीजन, कौन डिसीजंस लेगा, कौन प्रॉफिट, हाउ प्रॉफिट्स विल बी शेयर, किस तरीके से जो प्रॉफिट्स होंगे किसको शेयर करे जाएंगे, जो भी प्रॉफिट, अगर जहाँ पर भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाएगा, एंड कौन कौन इसकी मीटिंग लेगा, ठीक है। देन इट इज़ अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, यानी कि एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दैट हेल्प्स द कंपनी फंक्शंस स्मूथली। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं वो स्मूथली रन कराए जा सकते हैं। तो इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी। मान लो कि वहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो अपनी कंपनी के अंदर, आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर के। तो AOA क्या होगा, उसके अंदर AOA जो भी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या इसमें डिफाइन करेगा कि यू माइट बी राइट रूल्स अबाउट द कि हाउ द कंपनी लीडर्स, उसके डायरेक्टर्स कौन है, कौन उसका मेन डिसीजन लेगा, ठीक है। एंड एडिंग न्यू फीचर्स टू द ऐप, यानी कि उस ऐप में कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। एंड हाउ प्रॉफिट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस विल बी डिवाइडेड अमंग द कंपनी ओनर्स, ठीक है। किस तरीके से जो जिन भी लोगों की पार्टनरशिप है, मान लो कि आपने भी कंपनी का, आपकी भी हिस्सेदारी, आपके फ्रेंड की भी हिस्सेदारी है, तो उसके अंदर AOA के अंदर पूरा मेंशन होगा कि मेनली जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, उसका मेन डायरेक्टर कौन है, और कोई भी तरीके का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है तो कहाँ किसके पास जाया जाएगा, और अगर कोई भी प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो सबसे पहले किसको शेयर किया जाएगा, कितने हिस्से में, कितने परसेंटेज किसके किसके हिस्से में आएगा। ये सारी चीज़ें AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। एक तरीके की रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि बिना रूल और रेगुलेशंस के कुछ भी, कोई आप अपने घर में भी देख लो, कोई भी काम नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी रूल्स होते हैं, बनाए जाते हैं, जिससे कि सारे जो भी काम हो, वो जितने भी ऑपरेशंस हो, वो बहुत ही स्मूथली काम कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होता है AOA का, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे इंटरनल रूल्स होते हैं, आपको एक तरीके का रूल्स के बिना कोई काम नहीं चलेगा। देन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस,
तो मेनली गवर्नेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि यानी कि जो शासन है, शासन यानी कि पावर ऑफ डायरेक्टर्स, किसके पास में क्या शासन, किसके पास में कितनी क्या किस हिसाब से पावर है, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है। क्योंकि अगर पावर नहीं डिफाइन होगी, अगर पावर के बारे में नहीं पता होगा तो कोई भी एक तरीके की अव्यवस्था फैल सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो जाती है कि कौन कितना डिसीजन लेगा, कि कहाँ पर से अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है तो किसकी कितनी हिस्सेदारी, ये सभी चीज़ें आराम से मेंशन होती है उसके अंदर। मीटिंग्स भी डिफाइन यानी कि प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर द कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड पासिंग रिजोल्यूशन, से आगे की मीटिंग्स कब कब होगी, कौन कौन मीटिंग्स में सम्मिलित होगा, शामिल होगा, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर जो भी लिखा होता है उसमें AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसी तरीके से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मान लो कि कोई आदमी जो भी है स्पेंड करना चाहता है कंपनी के अंदर तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, उसको ये नहीं फील आएगा कि हाँ ये एक फेक कंपनी है, ठीक है। तो ये स्मूथली सारे काम का अगर जितने भी काम जो भी ऑपरेशन के जितने भी काम है वो अगर स्मूथली रन करेंगे तो ओवरऑल कंपनी का ही बेनिफिट होगा। तो ये यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस है। तो अब दोस्तों हमारा जो मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है दोस्तों? प्रॉस्पेक्टस को अगर आप देखो, इसको अगर आप हिंदी में देखो तो इसका मतलब निकल करके आता है सूची पत्र, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस को अगर आप देखो हिंदी में निकल करके आता है सूची पत्र। तो ये किस चीज़ की सूची होती है? एक तरीके से इसमें हम जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ये प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उन सभी के अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर देखो प्रॉस्पेक्टस इज लाइक अ डिटेल्ड वाउचर, एक तरीके का उसमें डिटेल्ड वाउचर होता है। डाटा कंपनी गिव्स टू द पीपल, जो कंपनी होती है उन लोगों को केवल देती है प्रॉस्पेक्टस, उन लोगों को दिया जाता है हु माइट वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इट एक्सप्लेन्स व्हाट द कंपनी डज, इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करी जाती है कि कंपनी करती क्या है, हाउ इट प्लान्स, उसका काम क्या है, किस तरीके से वो मनी, किस तरीके से पैसा बनाती है, एंड व्हाई समवन शुड इन्वेस्ट, और कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और क्यों किसी आदमी को उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो द प्रॉस्पेक्टस ऑल्सो टॉक्स अबाउट देयर रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिंग, यानी कि क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या रिस्क हैं। अगर कोई आदमी उसके अंदर कोई भी आदमी है अगर कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो कौन कौन से रिस्क उसको फेस करने पड़ सकते हैं, एंड हाउ मच मनी पीपल माइट टेक, ठीक है, और कितना, एंड हाउ मच मनी पीपल माइट टेक, और यानी कि कितना पैसा जो भी है, कितना पैसा वो लोग पे कर सकते हैं कंपनी के अंदर, कितना पैसा। जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि इमेजिन अ कंपनी वांट्स टू बिल्ड अ न्यू एज्यूम, यहाँ पर म्यूजियम, सॉरी यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसको देखिए, इसको बेसिकली अम्यूज़मेंट पार्क, एक तरीके का मनोरंजन पार्क, जहाँ पर आप जाकर के मनोरंजन पार्क कर सकते हो, मतलब जहाँ पर आप जाकर के थोड़ा मौज मस्ती कर सकते हो, एक तरीके का वैसा पार्क अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी बिल्ड कर रही है और उसको नीड है मनी की, पैसों की ज़रूरत, ठीक है। मान लो कि हम एक पार्क बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आएँ और थोड़ा सा मौज मस्ती करें वाटर पार्क में, ठीक है। तो इस तरीके की अगर हमको इस तरीके का हमको पार्क बनाना है, बट उसके लिए हमको पैसों की ज़रूरत होगी, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो दे क्रिएट अ प्रॉस्पेक्टस। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके का उसमें प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे जिसमें सभी चीज़ों को हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को, सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे कि क्या क्या हम करते हैं, क्या हमारा एम है मेन करना, और हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखो, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी में, उन सभी को देते हैं कि व्हाट द अम्यूजमेंट पार्क विल हैव, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, लाइक रोलर्स, कोस्टर्स एंड गेम्स, कौन कौन से गेम्स होंगे, क्या क्या कौन कौन से तरीके से वाटर पार्क होंगे, ठीक है, एंड हाउ मच मनी द कंपनी नीड्स, कितनी कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है कंपनी को, ठीक है, एंड हाउ दे विल यूज इट, और किस तरीके से वो पैसे आगे से बनाएगी, कितना वो प्रॉफिट, कैसे कैसे वो प्रॉफिट को अर्न करेगी, लोगों से किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करेगी, और कैसे वो जो भी जब भी कोई उस पार्क में विजिट करने आएगा, देखने आएगा उस पार्क को, या फिर अंदर आएगा पार्क के अंदर, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, एंड व्हाट प्रॉफिट्स दे एक्सपेक्ट टू मेक फ्रॉम द म्यूजियम पार्क, ठीक है, और म्यूजियम पार्क, ठीक है, और उससे कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कितना आप उससे पैसा बना लोगे, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर, उससे आपको कितना पैसा मिल जाएगा। एंड देन पॉसिबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी आप सभी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, जैसे बैड वेदर, ठीक है, अफेक्टिंग विजिटर्स, यानी कि जो भी है अगर मान लो कि बारिश हो रही है, सर्दी हो गई, तो उस वाटर पार्क में कौन नहाने आएगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा
की बारिश वगैरह हो रही है, तो फिर अगर गर्मियों का मौसम है तो उसमें आपको जो भी विजिटर्स हैं वो ज़्यादा देखने के लिए आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा मेंशन करके उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी चीज़ों को मेंशन करके आप प्रोस्पेक्टस को उन लोगों को दे सकते हो जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, जिससे कि सभी लोग पैसा दें कंपनी में की और ओवरऑल कंपनी की क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसमें ये भी चीज़ों को मेंशन करते हो कि हाउ इन्वेस्टर्स कैन गिव मनी, किस तरीके से वो लोग मनी को दे सकते हैं टू द कंपनी एंड व्हाट दे माइट गेट बैक, और उसके बदले में उनको क्या चीज़ें, क्या फैसिलिटीज़, क्या सुविधाएं उनको उसके बदले में मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रॉस्पेक्टस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंटेंट, इसको जब भी कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के अंदर हम क्या बात करते हैं कि द कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के अंदर होता है कि अ प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझो कि प्रॉस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है दैट अ कंपनी प्रोवाइड्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू गिव देम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी जाती है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि कंटेंट्स ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस, उसमें सभी चीज़ें बताई जाती है। ये उसका कवर पेज बनाया जाता है, देन उसका टेबल बनाया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है उसका, एग्जीक्यूटिव उसकी समरी क्या है, देन ओवरव्यू देते हैं हम लोग, रिस्क फैक्टर्स को बताते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देते हैं कि अपेंडिक्स और उसका आउटलुक, उसका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से पैसा बनाया जाएगा, कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, इन सभी चीज़ों की डिटेल हम देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सभी चीज़ों को आप राइट डाउन करके 8-9 चीज़ें भी यहाँ पर मेनली आपकी कितनी लिखी हुई हैं, 12 होंगी मेनली, ठीक है। तो उसमें से आप 8, 9, 7, 8 भी लिख देते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों नए टॉपिक के बारे में। यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर क्या मतलब इसका मिस स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट का आप सिंपल सा ये मतलब समझो कि जो मिस स्टेटमेंट का मतलब हो गया होता है कि जब भी कोई कंपनियां होती हैं तो अगर वो कोई भी चीज़ को छुपाती हैं इन्वेस्टर्स से, मान लो कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो कंपनी है वो अपनी कोई भी डिटेल को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को छुपा रही है हमसे, ठीक है, जिससे कि हम इन्वेस्ट करें अपने जो भी उसमें रिस्क वगैरह हैं, अगर वो कंपनियाँ उसकी छुपा रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉस होता है मुझे, अगर कोई भी लॉस होता है तो उसका वो कंपनी जो भी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो मुझे जो भी मेरा लॉस हुआ उसके लिए वो मुझे कंपनसेट, मुझे पैसे दे, ठीक है मेरे। तो मिस मैनेजमेंट आर द एरर्स, ठीक है, या फिर एक तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी जाती है, एंड दिस मिस्टेक्स कैन मिसलीड द पीपल, और ये उन लोगों को मिसलीड कर सकती है जो कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे उसके हेल्थ से, रिस्क से रिलेटेड, ठीक है, मान लो कि कोई कंपनी अच्छा काम करना चाहती है, प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, बट उसने उन सभी चीज़ों के बारे में, रिस्क वगैरह को नहीं बताया कि इसका रिस्क क्या है, वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इको फ्रेंडली नहीं हमारी कंपनी, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर उसने नहीं बताया और बाद में कोई समस्या, दिक्कत हुई तो मैं कंपनी के ऊपर क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ कि इसने मुझे सही से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, मुझे सही से पूरी डिटेल क्लियर वे में नहीं बताई, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट का कैन बी अनइंटेंशनल, ठीक है, ये मे बी अनइंटेंशनल भी हो सकता है, कंपनी के द्वारा अनइंटेंशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जानबूझ करके ही कंपनियाँ छुपाएं कोई भी डिटेल, बट ये कई बार डेलिबरेटली, यानी कि कई बार इसको जानबूझ करके भी किया जाता है कंपनियों के साथ में। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इमेजिन अ कंपनी prospectus says that they made a profit of 1 billion, ठीक है, लास्ट ईयर कि उन्होंने 1 मिलियन का प्रॉफिट को अर्न किया था, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट था वो करीब 1 लाख का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, मिस स्टेटमेंट का यूज़ किया है, यानी कि उसने सही से जो भी हमारी क्लियर डिटेल्स थी उसको छुपाया है, ठीक है, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कंपनी के इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करी है, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करें। तो यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी कोई भी होती है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो आगे केस फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब इसके रेमेडीज़ क्या हैं, किस तरीके से जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उसमें कैसे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम लीगल एक्शंस लेते हैं। कोई भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम केस कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया या डिसीशंस का क्या मतलब हो कि वो जो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं वो अपनी कंपनी के, चलो ठीक है हमने कंपनी को माफ़ कर दिया, बट वो जो कंपनी होगी जितना पैसा हमने उसमें पे किया है वो मुझे उतना पैसा दे, ठीक है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जैसे कि सहारा हो गया या फिर आप देखो पल्स हो गया, ये सारी जो कुछ कंपनियां थी वो पहले के अभी कुछ समय पहले आई थी और सभी लोगों का कि इंश्योरेंस वगैरह करवा करके डूब गई, ठीक है। तो अब या तो इनके ऊपर केस किया जा सकता है, और अगर कुछ लोग केस नहीं करेंगे तो उनसे क्या बोल सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा ही वापस कर दो, ठीक है।
और फिर रेगुलेटरी एक्शन, कोई भी रेगुलेटरी एक्शन का मतलब कोई भी लीगल एक्शंस वगैरह लिया जा सकता है, या फिर कोई भी डैमेज वगैरह उनकी कंपनी में कोई भी चीज़ों को डैमेज कर दो, उनका कुछ भी जो भी उनका जिससे उनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे उनका कैपिटल वगैरह, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डैमेज कर सकते हो आप, उनका कहीं जहाँ पर भी ऑफिस वगैरह है तो उसको आप हथिया लो, ठीक है, उनको वापस ना करो, उसके एक तरीके से डैमेज कर दो उस कंपनी को, तो ये सभी चीज़ों का भी खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी रेमेडीज़ हैं, इन सभी रेमेडीज़ के चलते ही जो कंपनियाँ होती हैं उनको मिस स्टेटमेंट यानी कि कोई भी जो भी चीज़ें इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी के साथ में पूरी शेयर करनी होती है, यानी कि प्रॉपर पूरी डिटेल्स को शेयर करना होता है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ में। अगर वो कोई भी चीज़ छुपाती हैं तो उसके लिए ये सभी कंपनियां जो हैं उनके लिए ये सभी एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जो भी लोग हैं अपना पैसा वापस ले सकते हैं, और साथ ही साथ में लीगल एक्शंस मतलब कि कोई कानूनी कार्यवाही करी जा सकती है, या फिर उनके जो भी प्रॉपर्टी उसको भी डैमेज किया जा सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है डायरेक्टर इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो मेनली हम यहाँ पर डायरेक्टर का अगर हम डिफाइन करें, डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, तो डायरेक्टर आर द पीपल सिलेक्टेड टू मैनेज एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंपनी, यानी डायरेक्टर एक कंपनी का वो होता है जो कि कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सभी डिसीजंस को लेता है, और साथ ही साथ में उन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम किसका होता है, डायरेक्टर का होता है, कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ चल रही है और कैसे काम चलेगा, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना मेनली डायरेक्टर का काम होता है। तो यही मेनली क्या होता है, डायरेक्टर का यही मेन काम होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिखना और साथ ही साथ जो भी चीज़ें कंपनी के अंदर चलती हैं उनको इफिशिएंटली मैनेज करना। तो डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी का मालिक हो वही मेनली डायरेक्टर बने, ठीक है, उसको चूज़ किया भी जा सकता है जो भी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि मान लो कि हम शेयर होल्डर हैं कंपनी के, हमने कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने कंपनी को बनाया है और हमने आइडिया मेरा था, सब कुछ मेरा था, बट हमने क्या किया, उसमें एक डायरेक्टर को नियुक्त किया, एक डायरेक्टर को एक तरीके से अपॉइंट किया है जिससे कि वो सारे डिसीजंस को ले सकता है, वो सभी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो यानी कि चूजन बाय द शेयर होल्डर्स, जो कंपनी का ओनर्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टर्स को चूज़ किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो भी डायरेक्टर हो वही कंपनी का मालिक भी हो, ठीक है। तो देन पावर एंड ओवरसाइट, यानी कि इससे क्या होता है कि जो पावर है, ओवरसाइट है, जैसे कि जो डायरेक्टर्स हो सकते हैं उनको उनकी पावर के हिसाब से कि भी चूज़ किया जा सकता है। तो किस तरीके से उनको चूज़ किया जा सकता है कि शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप है हमारी कंपनी में, और हम लोग क्या करेंगे कि हमने किसी कंपनी के अंदर मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, हमने और अपने मेरे दोस्तों ने मिलकर के एक कंपनी को फॉर्म किया है, और हम लोग क्या करेंगे, एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट करेंगे कि हाँ ये डायरेक्टर रहेगा हमारी कंपनी का, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा और ये मैनेज करेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स या तो अप्रूवल करें, वोटिंग सिस्टम कर सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है उसके जो भी डायरेक्टर है उसके स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है वहाँ का डायरेक्टर, ठीक है। तो हाउ डायरेक्टर्स आर चूजन, किस तरीके से डायरेक्टर्स को चूज़ किया जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर देखो मेजर डिसीजंस वो ले सकता है, गाइडेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है जो भी चीज़ें हो रही हैं, और हायरिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनके ऊपर भी हस्तक्षेप करना और सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम मेनली डायरेक्टर करता है। तो एग्जांपल में यहाँ पर क्या दिया गया है कि पिक्चर अ कार कंपनी, एक मान लो कि आप इमेजिन करो कि एक कार की कंपनी है, शेयर होल्डर्स गैदर अ मीटिंग टू चूज न्यू डायरेक्टर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स ने क्या किया, मीटिंग को फॉर्म किया जिसमें से नए डायरेक्टर्स को चूज किया जाएगा। तो दीज डायरेक्टर्स विल हैव द पावर टू डिसाइड थिंग्स लाइक कि विच न्यू कार मॉडल्स टू टेक, किस तरीके से जो भी नए कार्स, जो भी उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को लेना, कौन कौन से नए मॉडल्स आएंगे, हु विल लीड द कंपनी, कौन कंपनी को लीड करेगा, एंड हाउ टू यूज़ द कंपनी मनी, किस तरीके से कंपनी के पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये सभी मेनली काम किसके होते हैं, डायरेक्टर के होते हैं। यहाँ पर बताया गया, टू पुट इट वेरी सिंपल, जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट लीडर्स, जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कंपनी के लिए, बिकॉज वो चूज़ किसके द्वारा किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के द्वारा चूज़ किया जाते हैं, या फिर अपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और नॉलेज के हिसाब से उनको चूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो और वो जो भी कंपनी है उसको ओवरऑल अच्छे से स्मूथली रन करवाने के लिए वो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। तो डायरेक्टर्स ये हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपनी मीटिंग्स। तो कंपनी मीटिंग से आप क्या समझते हो, यानी जब भी कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती है जो उसके शेयर होल्डर्स द्वारा कंडक्ट करी जाती है, उसमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसी को मीटिंग को क्या बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं कि कहाँ प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर चीज़ों को
किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए, ये सभी जो भी चीज़ें होती है वो कंपनी मीटिंग्स के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। कंपनी मीटिंग्स आर लाइकली गैदरिंग, यानी कि लोगों का इकट्ठा होना, कौन से लोगों का इकट्ठा होना, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना। एंड वेयर द इम्पॉर्टेंट पीपल, जहाँ पर जो भी लोग हैं, इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं कंपनी के, उन लोगों का इकट्ठा होना। एंड देन उसके बाद में कंपनी कम टुगेदर एंड देन टॉक, किसके ऊपर, उस चीज़ों के ऊपर बात करना कि डिसीजंस किस तरीके से लिए जाए, कहाँ पर कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, डिसीजंस को लिए जाए। इसी को क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, कंपनी की मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, सो दीज मीटिंग्स यूजुअली इन्वॉल्व्स शेयर होल्डर्स, इसमें जो भी मेनली कंपनी के जो भी ओनर्स होते हैं वो सभी लोग आते हैं, और इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो सभी लोग आ सकते हैं जिसको, ठीक है, तो आप सीईओ जिसको भी बोल सकते हो, तो सीईओ वगैरह जो होते हैं वो सभी लोग भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो ये चीज़ बताई गई। तो अब यहाँ पर टाइप्स कितने होते हैं, मेनली आप बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर हम बात करें तो मेन 2 टाइप होते हैं कंपनी मीटिंग्स के। कौन कौन से, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम स्टैंड्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको आप एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से जानते हो, और ये ऐसी मीटिंग होती है ईयरली मीटिंग, यानी कि ये जो मीटिंग होती है वो ईयर में कंडक्ट कराई जाती है, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स भी आते हैं और डायरेक्टर्स लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें सभी चीज़ों को देखा जा सकता है कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं सही काम कर रही है, और उसमें डायरेक्टर्स को चूज़ किया जा सकता है कि कौन कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेगा। इन सभी चीज़ों को मैनेज जब भी देखा जाता है तो वहाँ पर हम लोग एनुअल, यानी कि साल में एक बार मीटिंग को करवाते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि वो ये स्पेशल मीटिंग हो सकती हैं, जिसके अंदर क्या हो सकता है, जब भी कोई भी जब अर्जेंट चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मान लो कि कोई एकदम से अर्जेंट कोई आपदा आ गई या फिर कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई, क्रिएट हो गई, तो एकदम से हम क्या करते हैं, मीटिंग को कंडक्ट करवाने की जरूरत पड़ती, तो हम क्या करते हैं, ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को रखते हैं। ठीक है, अब क्यों मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, तो एजीएम जो होती है वो क्या करती है कि एक तरीके से परफॉर्मेंस प्लान करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, एजीएम इसके लिए जरूरी है, और ईजीएम किसके लिए जरूरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये हैंडल करती है थिंग्स लाइक कि बिग डिसीजंस, यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस को ले सकते हैं, और कंपनी के प्रॉपर, कंपनी में जो भी चीज़ें चल रही, जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम आई हुई उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, थिंक ऑफ अ क्लब। मान लो कि एक क्लब को आप इमेजिन करो जिसमें वेयर द मेंबर्स ऑन द क्लब, जो भी मेंबर्स हैं उसके ओनर्स हैं, क्लब के ओनर्स हैं, दे हैव अ बिग ईयरली मीटिंग। ठीक है, उनके पास में एजीएम उन लोगों ने कंडक्ट करवाई, जिससे कि वो कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं फ्यूचर्स के लिए, वो डायरेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ईजीएम इस वजह से कंडक्ट करवाया जाता है कि मान लो कि कोई भी एकदम से अर्जेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, समस्या आ गई, तो उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ईजीएम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है मेनली कंपनी के मीटिंग्स के बारे में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस की क्या मतलब होता है कि कम्युनिकेशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अलाइनमेंट, जहां पर जो भी चीज़ें सही नहीं चल रही उन सभी चीज़ों का अलाइनमेंट करना, ये सभी मेनली इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, कंपनी के मीटिंग के। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमारा नया टॉपिक है इसी सीरीज में, यहाँ पर देखो रिजोल्यूशंस इन अ कंपनी। तो रिजोल्यूशंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, मेनली जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो संकल्प होता है एक तरीके। रेजोल्यूशंस क्या का हिंदी में जब आप इसको सर्च करोगे तो संकल्प, यानी कि इसका रेजोल्यूशंस क्या मतलब क्या हो गया कि इन शॉर्ट में हम अगर बोलें तो जो भी रेजोल्यूशंस होते हैं दैट आर द फॉर्मल डिसीजंस मेड इन अ मीटिंग। जो भी मीटिंग कंडक्ट हुई है उसमें जो भी डिसीजंस जो भी लिए गए हैं कि क्या क्या होगा, कौन डायरेक्टर रहेगा, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, कौन किस तरीके से जो भी डिसीजन मेकिंग किया जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं मीटिंग के अंदर, उसी को आप क्या बोलते हो कि रेजोल्यूशंस बोल सकते हो कि ठीक है, रेजोल्यूशन यानी डिसीजंस मेड इन द मीटिंग। ठीक है, एंड दे हेल्प इन अ कंपनी मेक इंपॉर्टेंट चॉइस। और जो इससे क्या करा जा सकता है कि जो भी कंपनी है उसकी इंपॉर्टेंट चॉइस, जो भी कंपनी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उन सभी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इन अ कंपनी रेजोल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट चॉइस एग्रीड अपॉन द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं रेजोल्यूशंस के अंदर, जो भी डिसीजंस लेते हैं मेनली वो शेयर होल्डर्स, कंपनी के असली मालिक और डायरेक्टर्स मिलकर के लेते हैं कि कंपनी को कैसे प्रॉफिट में रखना है, क्या करना है। तो इसमें हम बात करें तो टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, देन इसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। तो
अभी इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के अंदर क्या हो गया कि रेगुलर डिसीजंस, जो भी रेगुलर डिसीजंस होते हैं, लाइक कि अप्रूविंग एंड वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी चीज़ें, यानी कि जो भी रेगुलर कि पैसा कहाँ आएगा, किस तरीके से उसका प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा, ये सभी जो भी चीज़ें होती हैं वो टाइप्स ऑफ द रेजोल्यूशंस के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आती है। देन इसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक कि चेंजिंग कंपनी रूल्स और मेजर इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ों को कहाँ करना है कि जब जो भी जहाँ पर मेजर जो भी अब प्रॉफिट हुआ है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, ठीक है, और किस तरीके से इम्पॉर्टेंट मेकर्स लाइक कि चेंजिंग, किस तरीके से उसका चेंज किया जाए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को मैनेज करना है, ये सभी चीज़ें स्पेशल रेजोल्यूशंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अभी पासिंग रेजोल्यूशंस इसके अंदर ये थर्ड टाइप है एक्चुअल में, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग की दिक्कत हो गई है, ये इसका एक्चुअल में थर्ड टाइप है। इसको हम लोग जस्ट वेट अ मिनट, इसको हम लोग सही कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा दें और इसमें ये वाला बुलेट लगा दें, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं आप पासिंग रेजोल्यूशंस वो रेजोल्यूशंस होते हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा या डायरेक्टर्स के द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी डिसीजंस को पास किया जा सकता है, किया जाता है, उन्हीं को आप पासिंग रेजोल्यूशंस मेनली बोलते हो, ठीक है। आप इसके मेनली टाइप को ध्यान रखो, ठीक है। इतना ज़्यादा कोर्स में है तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, बट हाँ फिर भी आपको पढ़ना है, कोर्स में तो है, ठीक है। एक दो नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आपको ऊपर से मोटा मोटा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी भी चल रहा हूँ और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इमेजिन अ स्पोर्ट कंपनी, मान लो कि एक कंपनी है, स्पोर्ट की कंपनी है, तो जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, हैव अ मीटिंग एंड पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू बाय अ न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। उन लोगों ने एक कोई डिसीजन लिया कि हम नया इक्विपमेंट खरीदेंगे, कोई भी नई चीज़ खरीदेंगे जिससे कि कंपनी की जो भी इफिशियंसी है वो बढ़ाई जा सकती है, उसमें अच्छे से और स्मूथली काम किया जा सकता है। तो इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया, यही डिसीजन क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। तो दे हैव पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द कंपनी नेम, या फिर उन लोगों ने दे हैव पास द स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द कंपनी नेम, या फिर उन लोगों ने क्या कोई एक तरीके से ऐसा रेजोल्यूशन पास किया, कोई ऐसा डिसीजन लिया कि कंपनी का नाम को चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों ऑडिटर। ऑडिटर का क्या मतलब हुआ, ऑडिटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अंदर ऑडिट्स को करता है। ऑडिट्स का मतलब इसका जो मेन काम होता है ऑडिटर का वो यही होता है कि रिव्यू करना और एग्जामाइन करना कि जो भी सारी कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी वाला ऑडिट करता है क्योंकि उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि क्वालिटी है कि नहीं, मेंटेन करी गई है कि नहीं, है ना। तो क्वालिटी क्या करती है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मेनली उसके ऑडिट्स को करना। ऑडिट का करने का क्या मेन पर्पस होता है कि क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का। इसी तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट्स करवाई जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट्स के अंदर क्या होता है कि कहीं जो भी कोई भी हेर फेर नहीं होना चाहिए, कोई भी जैसे कि कोई भी पैसों की इधर उधर लिखा पढ़ी या फिर कोई तरीके का फ्रॉड, कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑडिटर्स का क्या मतलब होगी कि एक ऐसा पर्सन होता है कंपनी के अंदर जो कि क्या करता है दोस्तों कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल इस वजह से होता है कि वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, सभी चीज़ों को सही तरीके से देखेगा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सभी चीज़ें हैं वो सही से बनाई गई हैं कि नहीं, एग्जामाइन जो भी सभी चीज़ें हैं सही तरीके से प्रॉपर स्मूथली वर्क कर रही हैं कि नहीं, कि कोई किसी भी तरीके का कोई हेर फेर तो नहीं है पैसों में, कोई कहीं तरीके का कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई बीच में जो ज़्यादा पर्सन बहुत ज़्यादा खा रहा हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का मेनली काम होता है ऑडिटर को देखना। तो देयर रोल्स इज टू इंश्योर एक्यूरेसी, इसका जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि एक्यूरेसी को चेक करना, ट्रांसपेरेंसी को चेक करना, कंप्लायंस, ठीक है, इन सभी चीज़ों को चेक करना कि कंपनी के जो भी सारे काम हो स्मूथली काम करते रहें, ठीक है। तो इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, तो वो यही होती है कि वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, सच एज द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, कितना प्रॉफिट आया, कहाँ कहाँ लगाया गया, कोई ऐसा तो नहीं बीच में जो बैठ करके खा रहा हो वो अपने कंपनी का पैसा अपने जेब में फालतू का रख रहा हो, ये सभी चीज़ों को देखना। दो दे एग्जामाइन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स इसका क्या मतलब है, इस डिस्क्रेपेंसीज, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। इसका जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि कोई भी चीज़ों का विरोध, जो भी जो भी चीज़ है उसमें सारी चीज़ों में
हेर फेर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखना। और जो ऑडिटर्स होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो ये भी होता है कि टू प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि जो भी वर्कर्स हैं उनको इतना इतना पैसा देना है, ये सभी चीज़ें लिखी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जो भी कंपनी के लोग हैं वो अपना बीच में बैठ करके पैसा खा रहे हों, ठीक है, वर्कर्स को उनका प्रॉपर पैसा ना मिल रहा हो। ये सभी चीज़ों को देखना किसका काम होता है? ऑडिटर का काम होता है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाया गया है। तो ऑडिटर मेनली बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेनली बात करेगी वो फाइनेंस से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर का क्या मतलब हुआ कि जो बाहर से, जिसको हम बुलाते हैं, बाहर से नियुक्त करते हैं। और इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है कि कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय, हम जिसको ऊपर हमको विश्वास होता है तो उसी को हम नियुक्त कर दें कि भाई देखो सभी चीज़ें सही से स्मूथली वर्क कर दें कि नहीं कर दें। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि मेंटेन द इंटीग्रिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सभी चीज़ें सही से होनी चाहिए। एंड देन द क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, सभी सारी चीज़ें जो भी होनी चाहिए वो जवाबदेही के साथ में सही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही हुआ है कि वैसे जैसे कि अमेजन शूज़ कंपनी एक शूज़ कंपनी है, एंड एक्सटर्नल ऑडिटर उसको हायर किया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर किया जाता है टू रिव्यू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, कि फाइनेंशियल आओ मेरी कंपनी में और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करो, सभी चीज़ों को इंश्योर करो ये कंपनी सही से काम करे कि नहीं सही से काम करे, ठीक है, एक्यूरेटली सही से काम करे कि नहीं सही काम करे, उसकी अर्निंग्स क्या है, एक्सपेंसेस कहाँ हैं और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, इन सभी चीज़ों को देखने का काम जो होता है मेनली क्या होता है वो ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर करता है। तो इसका ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। देन इसके बाद में हम ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ का मेनली क्या मतलब होता है दोस्तों कि जो भी उत्तरदायित्व, यानी कि लाइबिलिटीज़ का मतलब कि अगर वो जो ऑडिटर है अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, अगर उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी कि उसका क्या क्या मेनली काम क्या है ऑडिटर का, ठीक है, तो उसका यही काम है जैसे कि अगर वो जो ऑडिटर है अगर वो फेल हो जाता है अपना काम प्रॉपर करने में तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है, यानी कि पैसे का हर्जाना जो भी कंपनी का लॉस हुआ है उसको वो देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ऑडिटर को नियुक्त किया कि तुम भाई देखोगे सभी चीज़ों को चेक करोगे सही से काम कर रहा है कि नहीं, सभी चीज़ें काम कर दें। तो अगर वो देखेगा और अगर उसने कोई भी मान लो उससे कोई गलती हो गई जानबूझ करके या फिर अनजाने में अगर कोई भी गलती हो गई तो इसके लिए वो ऑडिटर ही जिम्मेदार होगा कि जो भी मुझे नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करेगा। तो ऑडिटर लाइबिलिटीज रिफर्स टू द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिया जाता है टू एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज दैट ऑडिटर्स फेस फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस ड्यूरिंग एन ऑडिट, ठीक है, इफ़ दे फेल टू कैच एरर्स, ठीक है, अगर वो यानी कि अगर जो ऑडिटर है अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाता है कि अगर वो एरर जहाँ भी कोई कमी वगैरह रह गई अगर उसको देखने में अगर ऑडिटर की कमी आ जाती है या फिर कोई भी जो फ्रॉड हो रहा है उसको अगर वो नहीं देख पाता है समझ पाता है तो इसका जो भी हर्जाना होता है जो भी कंपनी को नुकसान होता है अगर होता है तो उसको ऑडिटर को देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को भी यानी कि उसको देना पड़ता है। यहाँ पर देखो कि क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि इमेजिन एन ऑडिटर डज नॉट कैच द कंपनी फाइनेंशियल पेपर्स वेयर चेक टू लुक लाइक दे मेड मोर मनी दे हैव एक्चुअल डेट, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक ऑडिटर को हायर किया गया एक कंपनी के अंदर और ये ऑडिटर क्या करता है ये कंपनी के अंदर आकर के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है, बैलेंस शीट वगैरह को चेक कर रहा है कि सारी चीज़ें प्रॉपर सही से, कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए, कोई बीच में ज़्यादा पैसा नहीं मारना चाहिए, इन सभी चीज़ों का काम उसका यही है कि सभी चीज़ों को देखना। और उसने देखा उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, उसको कोई कहीं तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं मिली बट एक्चुअल में कोई गड़बड़ी थी, ठीक है, और वो उसको फेल हो गया, वो कैच नहीं कर पाया उस कमी को, उस गड़बड़ी को देखने में, ठीक है। तो अभी क्या होगा कंपनी को जो भी नुकसान होगा तो उसको देना पड़ेगा बट लेटर इस चीज़ को जो ट्रूथ होता है वो कम्स आउट, यानी जो सच होता है वो सामने आता है और कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लॉट ऑफ द मनी। तो जो ऑडिटर है जिसने इन सभी चीज़ों को चेक किया है उसको ट्रबल में आ जाएगा, उसको देना पड़ेगा, उसको उसका कंपनसेशन, उसको पैसे वगैरह जो भी होगा उसको देना पड़ेगा या उसके ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को बंद करने का काम, जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है वाइंडिंग अप, यानी कि कंपनी को बंद करना। जैसे कंपनी को हमने खोला किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए तो वो पर्पज़ हमारा पूरा हो गया तो अब उस कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी का स्पेशल पर्पज़ ही को हो कोई और कंपनी को बंदी
करना पड़े, ठीक है। ये तो एक तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सी किस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कि आप देखो तो मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, अमेजॉन हो ले लो, तो लोग क्या की वाइंडिंग करेंगी, ठीक है। नहीं, अगर जब तक इनको ग्रोथ मिलेगी तब तक ये काम करती रहेंगी, ठीक है। तो वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है कि लिक्विडेशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, लिक्विडेशन, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन, यानी कंपनी को क्लोज करना, ठीक है। इसके ऑपरेशन और अफेयर्स को क्लोज करने का काम ही क्या होता है, वाइंडिंग अप, ठीक है। तो इट ऑकर्स व्हेन अ कंपनी इज नो लॉन्गर एबल टू कंटिन्यू, ये तभी होता है जब कंपनी जो है वो वो कंटिन्यू यानी आगे वो काम करना नहीं चाहती है, या फिर उसको बिजनेस वगैरह नहीं करना है, या फिर उसका जो पूरा पर्पस है वो पूरा हो चुका है तो अब उसको बंद करना है, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप कंपनी एसेट्स आर सोल्ड, ठीक है। जब आप कंपनी को बंद करते हो, ठीक है, तो उसके जितने भी एसेट्स हैं उस सभी को आप सोल्ड कर देते हो, या फिर उसको पे करते हो, डेप्ट्स वगैरह जो भी कर्ज वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को आप चुका देते हो, ठीक है। और इसके अलावा द प्रोसेस कैन बी वॉलेंट्री, ठीक है। और ये जो कंपनी को बंद करने का काम है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, यानी कि कंपनी के ऑनर्स जो भी हैं उसको चाह करके वो अपनी स्वतः खुद इच्छा से भी कर सकते हैं, या फिर उसको कंपलसरी भी करना पड़ता है। मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने कोई भी, मान लो कि सरकार की तरफ से कोई भी बहुत ज़्यादा हेर फेर किया है और कंपनी के अंदर यानी कि लोगों से बहुत ज़्यादा उनका पैसा मारा है, तो सरकार की तरफ से उनके ऊपर ये ऑर्डर पास हो जाता है कि उस कंपनी को बंद करो, ठीक है। जैसे अभी देखो कि जो सहारा और पल्स वगैरह ये सभी कंपनियां आई थी, लोगों से उनका इंश्योरेंस वगैरह करवा रही थी और लोगों का पैसा मार करके भाग गई, तो अब उनकी सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव होगा कि उनकी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंपलसरी उनके ऊपर कंपलसरी ऑर्डर को पास भी किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर्ड बाय अ कोर्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और या फिर वो खुद ही चाहे कि उन्होंने किसी मेन खास उद्देश्य के लिए कंपनी को खोला था, बनाया था, लोगों को इकट्ठा किया था और वो अब उद्देश्य पूरा हो चुका है तो वो अब कंपनी को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेन उद्देश्य भी हो सकता है। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, यहाँ पर इसका मतलब वॉलेंट्री, वो अगर चाहें जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो अगर चाहें तो भी बंद कर सकते हैं, और कंपलसरी का मतलब कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाए, पास हो जाए कि तुमको अपनी कंपनी को बंद करना है तो भी कंपनी को बंद करने का काम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, मान लो कि इमेजिन अ क्लोथिंग स्टोर, एक क्लोथ का स्टोर है कपड़े बेचने का, इट हैज़ बीन फेसिंग द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उस कंपनी के ऑनर्स ने देखा कि हमने भाई, मान लो आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, आपने दुकान खोली कपड़े की और आप देख रहे हो कि उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बहुत सालों से क्या हो रहा है, कस्टमर्स आ ही नहीं रहे, वो एकदम आपने ऐसी जगह ही खोली उसको कि कस्टमर आते ही नहीं है, या कस्टमर जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है उस पर्टिकुलर आपके देखने में, आपके कपड़ों के स्टोर में, क्लोथिंग स्टोर में आने के लिए। तो आप क्या करोगे कि आप उस स्टोर को, उस जो क्लोथिंग स्टोर है, क्लॉथ की दुकान जो आपने खोली, उसको आप क्या सोचोगे कि चलो इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। इसकी जगह हम लोग कुछ नया हम या तो दुकान किसी को बेच देते हैं या फिर हम कुछ नया सामान इसमें रखने लगें, ठीक है। क्लोथिंग स्टोर में फ़ायदा नहीं हो रहा, लोग खरीदते नहीं कपड़े, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी लोग हो सकते हैं वो ये भी सोच सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, बंद करने का काम भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको बट उसके जो भी डेप्ट्स वगैरह हैं, जितने भी कर्ज जहां से आपने जो भी लिए हैं वो सभी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो यही होता है मेनली वाइंडिंग अप द कंपनी। तो अब यहाँ पर हम देखो कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ द ऑडिटर लायबिलिटीज़, इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये मेनली हमारे इधर का टॉपिक नहीं है, ये मेनली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इधर का है, हमारा टॉपिक ऑडिटर्स इधर का है, ठीक है। तो इसको आप इधर से ध्यान रखो, बट अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि ऑडिटर की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो इसमें टाइप्स वगैरह को अगर देखा जाए तो सिविल, क्रिमिनल एंड कॉमन लॉ लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो यूनिट 4 है वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं यूनिट 5 के ऊपर। इसमें हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड IT एक्ट के बारे में। तो अभी तक हमारा यूनिट 4 ये रहा, ठीक है। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। को वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वन।